हेलो जय जैन, और कैसे उम्मीद करते हैं शुरू करते हैं आज का क्लास। आज हम पढ़ने वाले बहुत ही मजेदार टॉपिक, पूरे वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। फुल एनसीईआरटी का कॉन्सेप्ट आपको मिलने वाला है। द्रव प्लस द्रव विलयनों का वाष्प दाब, इसमें हम लोग पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। ये हमारे पास एक पात्र है, कहानी को आराम से सुनिएगा, मजा आएगा कहानी में। सिर्फ कहानी है और इस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है, द्रव भरा हुआ है। इस पात्र के अंदर द्रव भरा हुआ है। कहानी शुरुआत हुई है एक पात्र से और उस पात्र के अंदर जल भरा हुआ है। अब ये धीरे धीरे जल यहां से वाष्पीकरण होगा। जब घर में पोछा लग जाता है तो कुछ देर बाद पोछा पानी सूख जाता है। पानी सूख क्यों गया? क्योंकि उस पानी का वाष्पीकरण हो गया। वैसे ही इसमें जल भरा हुआ है, जल का धीरे धीरे क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो जल धीरे धीरे वाष्प में बदलेगा। जल के ये कण हैं, वाष्प में धीरे धीरे बदलेंगे और वह ऊपर की तरफ उठेंगे। इसे हम कहते हैं वाष्पन या वाष्पीकरण के नाम से जानते हैं। इसे हम कहते हैं वाष्पीकरण। अगर ऊपर से हम पैक कर दें इसको, ठीक है, अगर ऊपर से हम इसको पैक कर दें तो वाष्पीकरण अगर होगा तो ऊपर से ये वाष्प के कण टकराएंगे और टकराएंगे तो ऑब्वियसली इसके अंदर ही रहेंगे, बाहर निकल नहीं सकते हैं, बाहर निकल नहीं सकते हैं। वाष्पीकरण कहां से हो रहा है? जल की सतह से। जल की सतह से वाष्पीकरण हो रहा है। सतह से वाष्पीकरण ज्यादा होता है, जल के अंदर से वाष्पीकरण बहुत नहीं हो सकता है, क्योंकि जल के जो अंदर कण है ना, इनके चारों तरफ, इसके चारों तरफ जल जो है इनको आकर्षण बल से बंधे हुए हैं, आकर्षण बल से बंधे हुए हैं। इसलिए जल के अंदर से वाष्पीकरण नहीं होता है, जल के सतह से वाष्पीकरण होता है। जल के सतह से वाष्पीकरण होगा और जल के वाष्पीकरण होगा तो वाष्प ऊपर की तरफ उठेगा। और जब ऊपर की तरफ उठेगा तो वह कंडीशन जब जल का एक भी कण अगर वाष्प में बदल रहा है तो वाष्प का वह तुरंत कण जल में बदलेगा। एक कंडीशन ऐसा आएगा कि जब जल का वाष्पीकरण पूरा हो चुका होगा, अब जब भी जल का एक भी कण अगर वाष्प में बदले तो वाष्प का तुरंत वह कण जल में बदलेगा। एक भी कण जल का वाष्प में बदलता है तो तुरंत वाष्प का वह कण जल में बदलेगा। इस कंडीशन को कहते हैं हम लोग है इक्विवेरियम, साम्य स्थिति। इस कंडीशन को बोलते हैं साम्य की स्थिति। अब एक कंडीशन ऐसा आएगा, जो एक भी जल का कण अगर वाष्प में बदलता है तो तुरंत उस वाष्प का वह कण जल में बदलेगा और इस जल के सतह पर दाब लगाएगा। जल के सतह पर दाब लगाएगा, जल के सतह पर दाब लगाएगा। इसे कहते हैं साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब। एक भी कण जल का अगर वाष्प में बदलता है तो तुरंत उस वाष्प का वह कण जल में बदलेगा और वाष्प का जल में बदलना कहलाता है संघनन। क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। और जल का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है। वाष्पीकरण जिसे हम कहते हैं वाष्पन कहलाता है। जब वाष्पन और संघनन, जल से वाष्प में बदलना वाष्पन और वाष्प से जल में बदलना संघनन, वह कंडीशन जब एक भी कण जल का अगर वाष्प में बदलता है तो वाष्प का तुरंत वह कण जल में बदलता है और जल की सतह पर दाब लगाता है। इस प्रक्रिया को कहते हैं साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब। साम्य वाष्प दाब यानी वाष्पन जब संघनन में बदलेगा और उसी समय संघनन का वह कण वाष्पन में बदलेगा, इस कंडीशन का कहते हैं हम लोग है साम्य वाष्प दाब। इसको कहते हैं पूरा का पूरा साम्य वाष्प दाब है। साम्य वाष्प दाब, ठीक है, साम्य वाष्प दाब। तो साम्य वाष्प दाब के कंडीशन में, साम्य वाष्प दाब के कंडीशन में एक भी जल का कण अगर वाष्प में बदलता है तो वाष्प का तुरंत वह कण जल की सतह पर दाब लगाता है, जिसे साम्य वाष्प दाब कहते हैं। इसको नोट करते हैं। तो पॉइंट हमने लिखा कि साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है।
साम्य अवस्था पर वाष्प द्वारा द्रव की सतह पर लगाया गया दाब साम्य वाष्प दाब कहलाता है। अब हम लोग फाइनल पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। आइए शुरू करते हैं राउल्ट का नियम। अगला पॉइंट है राउल्ट का नियम। अब आप फाइनल तैयार हो गए राउल्ट का नियम पढ़ने के लिए। आइए शुरू करते हैं। यह हमारे पास एक पात्र है, पात्र नंबर 1। इसमें द्रव भरा हुआ है, जल के अणु भरे हुए हैं, यानी जल भरा हुआ है, और इसका वाष्पीकरण होगा, इसके वाष्प बनेंगे। अगर इसको हम पैक कर दें तो ये कहलाएगा शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। इसको हम लोग P1 से प्रदर्शित करते हैं, और ये द्रव की सतह पर क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। शुद्ध द्रव 1, इसे बोलेंगे शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब P1 शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। एक और हमारे पास पात्र है, इसमें भी द्रव भरा हुआ है, इसको बोलता हूं 2। ये 2 नंबर का है, पात्र 2। तो पात्र 2 में ये द्रव भरा हुआ है, और इसका भी क्या होगा? वाष्पीकरण होगा। तो वाष्प बनेंगे। इसको मैं पैक कर दिया हूं। तो वाष्पीकरण जब होगा, वाष्पन जो भी होगा, एक कंडीशन आएगा जब साम्य की स्थिति बनेगी तो ये दाब लगाएगा, और इसे मैं बोलूंगा P2 शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। इसको मैं बोलता हूं P2, इसको मैं बोलता हूं शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। इसमें सिर्फ द्रव 1 है, इसलिए शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब। इसमें सिर्फ द्रव 2 है, इसलिए शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब। इसमें शुद्ध द्रव 1 का वाष्प दाब, इसमें शुद्ध द्रव 2 का वाष्प दाब है। अगर इन दोनों पात्रों को मिला दें, यानी दोनों को मिला दे अगर, तो जो नया पात्र हम बनाएंगे, इस पात्र के अंदर ये दोनों शुद्ध द्रव 1 भी आएगा और शुद्ध द्रव 2 भी आएगा। दोनों के मॉलिक्यूलर, दोनों के कण, यानी दोनों के दोनों इस पात्र में हम पलट दिए। इन दोनों पात्रों को उठाकर मैं इस वाले पात्र में पलट दिया। अब इसमें शुद्ध द्रव 1 भी आ गया, शुद्ध द्रव 2 भी आ गया, यानी इसमें आ गया द्रव 1 प्लस का द्रव 2, दोनों द्रव आ गया। द्रव 1 भी मौजूद है और द्रव 2 भी मौजूद है। इसका भी वाष्पीकरण होगा, तो दोनों का वाष्पीकरण होगा। द्रव 1 का भी वाष्पीकरण हो रहा है और द्रव 2 का भी वाष्पीकरण हो रहा है। दोनों का वाष्पीकरण हो रहा है, दोनों के वाष्प बन रहे हैं। तो द्रव ये बिलियन बन गया, द्रव प्लस द्रव का बिलियन है। द्रव 1 प्लस द्रव 2 का बिलियन बना दिया हमने। इसके अंदर P1 और इसके अंदर P1 भी दाब लगा रहा है और इसके अंदर P2 भी दाब लगा रहा है। द्रव P1 दाब लगा रहा है और द्रव P2 भी दाब लगा रहा है। तो चूंकि बिलियन है, तो बिलियन के अंदर ये शुद्ध तो हुआ नहीं, बिलियन के अंदर दोनों का अंश शामिल है, इसलिए मैं बोलता हूँ इसको, ये P1 को आंशिक वाष्प दाब, द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब, इसको मैं बोलूंगा द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब और द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब। द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब
ये क्या है, P1 है, और द्रव 2 का आंशिक वाष्प दाब, 2 का आंशिक वाष्प दाब, आंशिक वाष्प दाब, ये कहलाएगा P2। तो P1 का भी आंशिक दाब है, क्योंकि विलयन है, तो विलयन में A का भी अंश है और 2 का भी अंश है, 1 का भी अंश है और 2 का भी अंश है। इन दोनों में कौन ज्यादा है, किसका वाष्प दाब ज्यादा है, दाब P1 का वाष्प दाब ज्यादा है या P2 का वाष्प दाब, इसको समझते हैं पहले हम लोग। मान लीजिए अगर ये विलयन था हमारे पास, इस विलयन में P1 अगर 50 ml हो और P2 यहाँ पे 100 ml हो, तो विलयन में किसका मात्रा ज्यादा है, P2 का ज्यादा है। तो P2 का अगर विलयन में ज्यादा है मात्रा, तो ये ज्यादा उड़ेगा, जब ज्यादा उड़ेगा तो ज्यादा दाब लगाएगा, ज्यादा उड़ेगा तो ज्यादा दाब लगाएगा। अगर P1 और P2 को कंपेयर करें तो P2 क्या है, ज्यादा है, अगर P2 ज्यादा है यहाँ पे तो इसका वाष्पन भी ज्यादा होगा, तो ज्यादा दाब भी लगाएगा, ज्यादा वाष्पन होगा तो ज्यादा दाब भी लगाएगा। तो विलयन के अंदर जिसकी मात्रा ज्यादा है, यानी जिसका मोल अंश ज्यादा है, क्या इसके अंदर मोल अंश, जिसका मोल अंश ज्यादा है वह ज्यादा दाब लगाएगा, जिसका मोल अंश कम है वह कम दाब लगाएगा। यही है राउल्ट का नियम, यही है राउल्ट का नियम। अगर मोल अंश को हम लोग x से दर्शाते हैं तो यहां पे P1 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा x1 के। x1 क्या है, मोल अंश है। P1 क्या है, P1 क्या है, द्रव 1 का आंशिक वाष्प दाब है। अगर P2 की मैं बात करूं तो P2 यहां पे लिखता हूं, P2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा x2, ठीक है, P2 अनुक्रमानुपाती हो जाएगा x2। अगर यहां पे अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, यहां पे एक कांस्टेंट आएगा P1 इक्वल टू कांस्टेंट आएगा P1 नॉट x1। यहां पे अगर अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आएगा तो एक कांस्टेंट आएगा P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। इसे ही हम कहते हैं राउल्ट का नियम, इसे ही हम कहते हैं राउल्ट का नियम। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा, विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होगा। विलयन में जिसकी मात्रा ज्यादा है मतलब जिसका मोल अंश ज्यादा है उसका दाब भी ज्यादा होगा। तो किसी द्रव प्लस द्रव के विलयन में जिसका मोल अंश ज्यादा है उसका वाष्प दाब भी ज्यादा होता है। बात समझ में आ गई है? आइए इस नियम को हम लोग लिख लेते हैं। भाई ये है राउल्ट का नियम, ठीक है। किसी द्रव के विलयन में द्रव का आंशिक वाष्प दाब उस द्रव के मोल अंश के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। दो हमने वहां पे फॉर्मूले ये लिखे थे वहां पे, ठीक है। P1 इक्वल टू P1 नॉट x1, P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। इसे समीकरण 1 और समीकरण 2 बना लेते हैं। तो यहां से देखें आप, अगर इन दोनों का मैं टोटल निकालूं तो P टोटल हो जाएगा आपके पास P1 प्लस का P2, P1 प्लस का P2 यहां से, ठीक है। अब यहां से देखिएगा P1 कितना है, P1 है आपके पास P1 नॉट x1 प्लस P2 कितना है P2 नॉट x2। और आपको पता है x1 प्लस x2, आपको पता है x1 प्लस का x2 बराबर 1, यानी विलयन का कुल मोल अंश जो होता है वह 1 होता है। तो यहां से x1 या x2 किसी एक का मान निकाल लेते हैं तो x1 बराबर हो जाएगा आपके पास 1 माइनस x2, 1 माइनस x2। तो यहां से देखें आप P1 नॉट x1 की जगह पर लिख सकते हैं 1 माइनस x2, यहां पर 1 माइनस x2 प्लस का P2 x2 नॉट, यहां से अंदर गुणा करेंगे तो P1 नॉट माइनस का P1 नॉट x2 प्लस का P2 नॉट x2। यहां से देखें आप P1 नॉट
इन दोनों में से अगर हम कॉमन ले लें, इन दोनों में से x2 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा आपके पास P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ये x2 बाहर आ गया। यहां से देखें, इन दोनों में से मैंने x2 को बाहर ले लिया है, तो बचा क्या, P2 माइनस P1, ये निकल कर आया है P टोटल, P टोटल निकल कर आया है, P टोटल निकल कर आया है। ये रहा राउल्ट के नियम का पूरा कैलकुलेशन। ठीक है, आप यहां से x1 भी रख सकते हैं, x1 पुट किए हैं, x2 भी आप पुट कर सकते हैं, यहां से आप x2 भी पुट कर सकते हैं। जैसे मैं कहूं अथवा ऐसे भी बना सकता हूं, P टोटल इक्वल टू, देखिएगा अगर मैं यहां से x2 निकाला तो x2 बराबर क्या होता है, 1 उधर जाता तो 1 माइनस x1 होता। ठीक है, तो यहां पर P1 नॉट x1 प्लस का P2 नॉट और x2 के जगह पे हम रखें 1 माइनस x1, तो होता P1 नॉट x1 प्लस का P2 नॉट माइनस का P2 नॉट x1। अब देखें यहां पर P2 प्लस देखिएगा, इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन लिया हूं, दोनों में से x है, तो x1 को मैं कॉमन ले लेता, अगर x1 कॉमन ले लेता तब बचता क्या है यहाँ पे, P1 माइनस P2, P1 माइनस P2, P1 नॉट माइनस P2 नॉट। ठीक है, ये निकल कर आया P टोटल। ठीक है, P टोटल, ठीक, ये निकल कर आया P टोटल। आइए इससे हम लोग ग्राफ एक बना लेते हैं फाइनल। आइए हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ये हमने ग्राफ, ये x1 बराबर 1 है, x2 बराबर 0 यहाँ पे x1 0, यहाँ पे x2 1 है। तो ग्राफ कैसे बनेगा, ये मान लीजिए हमारे पास P1 नॉट है और ये हमारे पास मान लीजिए P2 नॉट है। तो P1 x1 कितना है, 1 है यहां से, और यहां पर x1 1 है और 1 से कहां हो गया, x1 0 हो गया, तो 1 से कहां तक जाएगा, ये 0 तक जाएगा। ये क्या कहलाएगा, P1। ठीक है, P1 इक्वल टू P1 नॉट x1। इसको आप ऐसे भी कह सकते थे, P1 अनुक्रमानुपाती x1। ठीक है, x1। अब देखिए यहाँ पे x2 0 है, यहाँ पे x1 1 है, x2 1 है, तो x2 1 है, 1 से कहां तक आएगा, x2 1 से आएगा 0 तक, तो ये आपके पास आएगा 0 तक सीधा। ये कहलाएगा आपके पास P2 अनुक्रमानुपाती x2, या आप कह सकते हैं इसको P2 इक्वल टू P2 नॉट x2। और ये जो लाइन है, इन दोनों का पॉइंट है, ये कहलाएगा आपके पास क्या, P टोटल P1 प्लस का P1 प्लस का P2, ये कहलाएगा P टोटल। तो ये आपका पास फाइनल ग्राफ रहा। तो आज के लिए इतना, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।